हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कल हम 51 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक देखे थे। मेरा लाइट कट गया की वजह से ना, लाइट कटने की वजह से हम नहीं देख पाए। तो आज हम आगे का देखेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या है, सुमेलित करना के लिए पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। जगदीश गुप्त क्या लिखे हैं, मतलब क्या उनकी भाषा थी, बंशीधर शुक्ल की क्या भाषा थी, और ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी का की क्या भाषा थी, और सूर्यमल मिश्र की क्या भाषा थी। कूट है ऑप्शन ए बी सी डी, बी में ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो इसको मिलान करना है कि जगदीश गुप्त क्या लिखे थे। तो जगदीश गुप्त ने भोजपुरी में लिखा था, और बंशीधर शुक्ल जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही माना जाएगा। जगदीश गुप्त जो है वो भोजपुरी से थे, और बंशीधर शुक्ल यहाँ 3, 2, 1 और 5 सही माना जाएगा। बंशीधर 3, 1, 2, 5 3, 1, 2, 5 3, 1, 2, 5। तो जगदीश गुप्त भोजपुरी से थे। वंशीधर शुक्ल जो थे राजस्थानी से थे। ईश्वरी बुंदेली से थी, और सूर्य मिश्र जो थे वो ब्रज थे। नीचे दिख नहीं रहा, वो ब्रज से हैं। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें मिलाया गया है, उसमें सही से नहीं आता वीडियो में अच्छे से देखिए। जगदीश गुप्त का ब्रज है, बंशीधर शुक्ल अवधि में है, ईश्वरी बुंदेली सूर्यमल मिश्र का राजस्थानी ब्रज में है। उनका ब्रज में नहीं था, राजस्थानी में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्रदास की कौन सी रचना नहीं है। अग्रदास क्या नहीं लिखे हैं। पहला है ध्यान मंजरी नहीं लिखी है, बी कुंडलिया नहीं लिखी है, सी राम ध्यान मंजरी। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो ई वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलिया तीनों अग्रदास की है, और ये विकल्प ई जो है वो गलत। अग्रदास की ये तीनों रचना है, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ अग्रदास की ही रचना मानी जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उनके विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। कूट है पंडित सौल सत बखाड़ई देहि बुद्ध सत बसंतड़ जाड़ी। इसको मिलान करना है। नंबर 2 है 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बड़ कौशल तू राधे की नई कन्हाई लोचन आधे। जाति ओझा जन्म हमारा कै रदास चमारा। ये रदास जी का है, जाति ओझा जन्म। तो डी वाला जो है 5वां में हो जाएगा। और 12 बरस तक ले कुकर जिए, इसमें 3 हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। और पंडित सत बखाड़िए का सरप्पा का है, और बाकी बचा हुआ कन्हप्पा का हो जाएगा। बड़ कौशल तू की नहीं कन्हाई लोचन, ये विद्यापति का होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सी वाला, यहाँ ऑप्शन सही होगा कि ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 और डी का 5 वाला ऑप्शन होगा। चलते हैं एक बार बॉक्स में देखते चलते हैं क्या ही है। चलिए इसमें है कि पंडित साल सतबखाड़ी देहि बुद्ध बसंत जाड़ी। तो ये सरप्पा की है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस ले सियार जगनी का है। बड़ कौशल तू राधे की नहीं कन्हाई लोचन आधे, विद्यापति का है। जाति ओझा पाति ओझा जन्म हमारा रैदास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित में से काव्य कृतियाँ सही अनुक्रम लगाइए। पहला है विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार। अगला देखते हैं क्या है, बी वाला ऑप्शन है कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। सी वाला ऑप्शन आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता। डी वाला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक, और सी वाला ऑप्शन है कोई नहीं। तो पूछ रहा है क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन जो सही है, कुकुरमुत्ता पहले निराला की आई है, विष्णुप्रिया फिर आंगन के पार द्वार आज्ञे जी का है, और ये चाँद का मुख टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना। ये सब ये बात की रचना है कुकुरमुत्ता निराला की पहली मतलब निराला की जो है सन इनसे ये सन आगे की है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए इसमें है कुकुरमुत्ता 1942, विष्णुप्रिया 57, आंगन के पार द्वार 61 में, और चांद का मुंह टेढ़ा 64 में। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, विष्णुप्रिया मैत्री सरल गुप्त जी की है, आंगन के पार द्वार आज्ञे का मैंने बताया, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी कूट आ गया फिर से। भारतीय युग में मध्यकालीनता और मध्यकालिकता और आधुनिक का द्वंद्व है, तो आधुनिकता का द्वंद्व है सॉरी, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण का दौर से गुजर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो देखते हैं। और अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, अ ब और ब गलत है, उपयुक्त एक से अधिक और कोई नहीं। तो भारतीय युद्ध मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व उस समय था, क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण का दौर चल रहा था, क्योंकि जागरण काल से ना पुनः जागरण काल में वो जा रहा था, पुनः जागरण काल से जागरण काल में जा रहा था, तो वो आधुनिकता का मतलब द्वंद्व था उसमें। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है, मतलब मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है इसमें, तो है क्या है कि निम्नलिखित में से कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। पहला है द्विवेदी युगीन समाज सुधार है। दूसरा है कि गीति काव्य की प्रचुरता है। सी वाला ऑप्शन है स्वच्छंदता है। डी ऑप्शन है कि इतिवृत्तात्मकता है। कौन सा द्विवेदी युगीन काल में था, उस समय द्विवेदी युगीन काल में क्या था, तो आइए देखते हैं कि क्या था। तो उसमें उस टाइम सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि द्विवेदी काल में मुख्य प्रवृत्तियों में समाज सुधार, इतिवृत्तात्मा, राष्ट्रीय भावना, मानवतावाद, नारी का उत्थान, प्रकृति चित्रण है। सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, 1 और 4 दोनों, क्योंकि समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता वहाँ पे मौजूद थी उस टाइम। इतिवृत्तात्मकता और समाज सुधार उस टाइम मौजूद थी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी होगा वो सही होगा। 1 और 4 यहाँ पे 1 और 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते चलते हैं कि क्या है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सिद्धों में संबंधित रामचंद्र शुक्ल की कौन सी एक कथन यहाँ पे पूछा गया। सिद्धों में रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो नंबर 1 है ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि नाथ संत सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो सही विकल्प इसमें चुनना है। सही विकल्प चुनिए आप सब कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। तो ए ऑप्शन जो है पहला और तीसरा जो है सही होगा। शुक्ल का यह कथन है उनका पहला और तीसरा, यह ब्रजयान से आकर महासुखवाद का प्रवर्तन किया है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1 और 3 यहाँ पे सही माना जाएगा। 1 और 3। चलिए अगला पढ़ते हैं कि
लिखित में से उनके रचनाकारों के साथ, उनकी रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सुमेलित करिए कि क्या है, उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो प्राकृतिक प्रकाश किसकी है? श्रावकाचार्य की रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य कौन लिखा था? और प्रबंध चिंतामणि कौन लिखा? कुमारपाल प्रतिबोध कौन है, किसने लिखा था? देखिए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है ए की, ऑप्शन ए में है ए बी सी डी में 1 2 3 4 सही है, 3 5 1 4 सही है, 1 2 4 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें देखिए श्रावकाचार्य देवसेन का श्रावकाचार्य है, वरुचि का प्राकृतिक प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है, और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि। इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही माना जाएगा। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, क्या है? देखिए यहाँ पे मिला हुआ कि प्राकृतिक प्रकाश वरुचि का, श्रावकाचार्य देवसेन का, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है, कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरि का है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। तो यह किसका कथन है? पता करना है कि यह कथन किसका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लिखित उपन्यासों का सही क्रम करना है कि पहले कौन सा रचना आया, पहले मानस का हंस आया कि पीढ़ियाँ आई कि खंजन नयन आए कि सुहाग के नुपुर आए, कौन सी रचना पहले आई है? ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए है कि 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 1 3 2, और ऑप्शन सी है 2 3 4 1, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पहले आया है चौथा, पहले सुहाग का नुपुर आया है, 4 1 3 2 है, तो पहले सुहाग का नुपुर, फिर मानस के हंस, फिर खंजन नयन, फिर पीढ़ियाँ आया है। चलिए बॉक्स में भी देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ प्रकाशन वर्ष है सुहाग के नुपुर 1960 में, मानस का हंस 72 में, खंजन नयन 81 में, पीढ़ियाँ 1990 में। सबसे लास्ट में हमारा पीढ़ियाँ आया था। चलिए अगला देखते हैं। कथन और निष्कर्ष में आ गया। कथन करके समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है या भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से है। तो इसमें बताना है उद्धृत कथनों में के आलोक में से सही विकल्प चुनना है। तो विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे गलत माने जाएंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं कि क्या है। बॉक्स में भी देखते चलते हैं क्या है बॉक्स में। सगुण भक्ति का मूल, यह कथन सत्य है जबकि भक्ति आंदोलन अद्वैतवाद से प्रभावित। यह कथन गलत है क्योंकि भक्ति आंदोलन विशिष्टाद्वैतवाद से यह विशिष्ट से है। अद्वैतवाद शुद्ध द्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद से प्रभावित है। अतः विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। पहली ताव न अनुरई गोरी मुहक मलस अठिनी पुनी उन नई पंडिय पली चंदस। इसमें पूछा है कि ये कौन सी काव्य पंक्ति किस कवि की है। जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि की है, ये किस कवि की है। तो बताइए किस कवि की है।
तो ऑप्शन ए है स्वयंभू की है, ऑप्शन बी है हेमचंद की है, ऑप्शन सी है पुष्पदंत की है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा? ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा? तो ये ऑप्शन ये पहली ताव न अन्नुरई गोरी मुकमलस्य अठिनी पुनि उन्मयी पंडी पलेली चंदस। इतनी कठिन पंक्ति है, हेमचंद की है ये हेमचंद की पंक्ति है। लिख के चले गए, पढ़ना हम लोग को पढ़ रहा है। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना? मतलब शंभू का रामायण जो है और उसको हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य किसने माना है? कि राहुल संस्कृत्यायन ने माना है, बी ऑप्शन राम कुमार वर्मा ने माना है, सी ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है, और डी ऑप्शन है इन उपयुक्त एक से अधिक, और ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राहुल जी ने स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। चलिए आगे चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है? प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर किया है? तो नंबर 1 है देव है, नंबर बी है बोधा है, सी है घनानंद जी है, और उपयुक्त एक से अधिक और नन। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि प्रेम के पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला कौन सा कवि हुआ है? तो हमको लगता है ये घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रेम की पीर ही लेकर वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये घनानंद जी के बारे में कहते हैं। शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घनानंद जो ना सुजान जी से प्रेम करते थे। तो एक बार ना दरबार में ये थे तो सुजान से घनानंद से बोला गया कि आप कुछ गा कर सुनाइए। तो वो उन्होंने नहीं सुना, तो उनके मंत्री लोग ने बोला कि आप सुजान से बोले, सुजान ही सुनाए, कहेंगी तो ये सुनाएंगे। तो घनानंद उस टाइम नहीं सुनाते, मतलब जब सुजान आके बोलती है तो वो सुनाते हैं। और उसके बाद इससे उनको राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो घनानंद को निकाल देते हैं अपने राज्य। तो सुजान से बोलते हैं कि सुजान आप भी चलिए, तो सुजान जाने को तैयार नहीं होते हैं, नहीं जाती हैं। तभी से इनका वैराग्य हो जाता है। तो वो सुजान पे हम लगभग इनकी घनानंद जी की सारी कविता सुजान पे ही लिखी है। इनको प्रेम का पीर कवि बोला जाता है। शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इनको प्रेम का पीर बोला जाता है, और ये पंक्तियाँ वहीं से उठाई गई है। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सुजान सार, ईसक लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सागर और कृपाकंद हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है। पंत जी समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई दी है अपनी कविता में, गांधीवाद की भी प्रति। लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में गांधीवाद की बातें, मतलब लोक व्यवस्था के रूप में समाजवाद की बातें पसंद आती हैं, लेकिन व्यक्तिगत साधना में उन्हें गांधीवाद की बातें पसंद आती हैं। तो पंत जी का संबंध का कथन किस आलोचक से, कौन सा आलोचक ने यह पंत जी के बारे में ऐसा लिखा था? तो ये तो लिख कौन सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही लिखे हैं कि पंत जी समाजवाद के प्रति ज़्यादा उनको रुचि थी, लेकिन गांधीवाद के प्रति भी थी, दोनों में समान था। चलिए एक बार एक बॉक्स में देखते चलते हैं क्या है। आचार्य राम शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास पर लिखी, जायसी की ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सा रस मीमांसा आदि पर। इन्होंने
लिखा है। बिहारी अकेले कवि हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बिहारी अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो ऑप्शन ए है नेमीचंद जैन, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बच्चन सिंह जी ने ही बोला था कि बिहारी ऐसे अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। चलिए आगे चलते हैं। कठोपनिषद यम नचिकेता की कहानी किस पर आधारित है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि कठोपनिषद यम नचिकेता की कहानी आत्मजयी पर आधारित है। देखिए चलिए ये बॉक्स में भी पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट होगा कुछ ना कुछ। चलिए इसको देखते हैं। कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित आत्मजयी है। आत्मजयी कृति के लेखक कुंवर नारायण हैं। चक्रव्यूह 1956, परिवेश में हम तुम 61, आमने सामने 69 में और इन दिनों में 2002। इनका चक्रव्यूह इम्पॉर्टेंट है, अपने सामने भी इम्पॉर्टेंट है। ये आत्मजयी तो इम्पॉर्टेंट है कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। अब जन्मकाल के आधार पर 68 नंबर क्वेश्चन है। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का अनुक्रमण करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जन्मकाल पे ही होता है क्योंकि वो सन हम लोगों को याद नहीं हो पाता अच्छे से। चलिए पढ़ते चलते हैं क्या ही है। पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी है कि माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ था और सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 में, भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था। चलिए आगे चलते 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, नहीं प्रवृत्तियों की कहानी हो सकती है और इसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य है जो जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन इसमें छांटना है कि ये कथन किसका है। नंबर एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यहाँ पे भीष्म साहनी जी की है, ऑप्शन बी है यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह की है, ऑप्शन सी है राजेंद्र यादव की है, ऑप्शन डी एक से अधिक और ऑप्शन ई जो है वो कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे ई है वो किसी का नहीं है। यहाँ पे ये नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है बल्कि प्रवृत्तियों की हो सकती है, उसका मूल स्रोत जीवन का अर्थबोध है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे का है केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था उसी के बारे में है यहाँ पे। हाँ तो क्या है, केशव दास को कवि हृदय कभी नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता भावुकता भी न थी जो अन्य कवियों में होने चाहिए। वे संस्कृत साहित्य के सामग्री को लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। और ऑप्शन 4 है कि रचनाओं में केशव के संस्कृत साहित्य की उक्तियों ने परहेज किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही है? रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बारे में ये लिखा है कि उनको कभी हृदय नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर 2 भी सही, उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो अन्य कवियों में होनी चाहिए।
ऑप्शन सी है कि वे संस्कृत साहित्य के समग्र को लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ना बड़ा नहीं आ पाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए काट काट पढ़ाना पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन में, काल विभाजन में ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किसने दिया था? मिश्र बंधु ने दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था और रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या नन। तो हिंदी साहित्य में इतिहास में काल विभाजन का नामकरण का किसने दिया था? ब्रज का कृष्ण काव्य। तो ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त एक से अधिक और नन। तो कौन दिए थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ब्रज का कृष्ण काव्य दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें बॉक्स में थोड़ा पढ़ते चलते हैं क्या है। देखिए है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया था। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशाखक के रूप में हुआ था। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में 952 कवियों, इंपॉर्टेंट है 952 कवियों का, और यहाँ पे 1888 इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है। शुक्ल जी ने लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह टिप्पणी किस कवि के बारे में है? ऑप्शन ए है यहाँ पे बिहारी के बारे में, बी है रसखान के बारे में, सी मलुकदास के बारे में, डी एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो यह कथन किसके बारे में है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का यह विद्यापति आज आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हों, आजकल सब लोग गीत गोविंद बन गए हैं, तो मतलब विद्यापति की यह रचना से उठाई गई है। शुक्ल जी ने विद्यापति को यह बोला था, विद्यापति जी को बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सज्जल नयन 73 नंबर क्वेश्चन है कि सज्जल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेव दंड जिम धरा नितल दशा न जाई बखानी। रामचरितमानस की यह कौन से कांड से यह पंक्ति लिया गया है? बताना है कौन से कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड से है, बाल कांड से है, सुंदर कांड से है कि उपयुक्त में से एक से अधिक की नन। तो यह कांड अयोध्या कांड से है। यह कांड जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है। जीवन मुँह चाही को नीको भाव में क्या है कि जीवन मुँह चाही को नीको, पंक्ति में भाव क्या है? 74 नंबर में करुणा का भाव है कि क्रोध का भाव है कि प्रेम का भाव है कि एक से अधिक है कि कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही ऑप्शन है, इसमें से कोई सा भाव नहीं है। यहाँ पे असूया भाव आएगा कि से मुँह जीवन मुँह चाहे को नीको, गजब पंक्ति है और भाव भी अलग है, खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए कमायनी से है कि कमायनी के सर्गों का सही ईर्ष्या ईरा स्वप्न कर्म, कर्म ईर्ष्या ईरा स्वप्न। अगला है ईरा कर्म स्वप्न ईर्ष्या उपयुक्त एक से अधिक या ई ऑप्शन नन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाए, कर्म ईर्ष्या ईरा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो
सही हो जाएगा। चलते हैं बॉक्स में भी पढ़ते चलते हैं क्या है। देखिए कमानी में महाकाव्य है। कमानी को प्रसाद जी ने महाकाव्य का दर्जा मिला है उनको, कि जो उनकी कमानी है वो महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। और चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा, देखिए यहाँ पे चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, उनका मन अनिवार्यता ऐतिहासिक है, उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने बोला था, कि ये मत किसका है कि प्रसाद जी का जो शरीर है वो पूर्ण साहित्यिक है और मन अनिवार्यता ऐतिहासिक मान लिया गया और आत्मा शुद्ध साहित्यिक मान लिया गया। चलिए देखते हैं किस लेखक ने इनके बारे में ये कहा है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने बोला था, कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने बोला था, कि नेमिचंद जैन जी ने बोला था, और उपयुक्त एक से अधिक और नन। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा कि प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यता ऐतिहासिक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मुक्तिबोध की कौन सी रचना प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए है नए साहित्य का सौंदर्य साथ, कामायनी का एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, उपयुक्त एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, भारत इतिहास और संस्कृति। ये मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना मानी जाती है। मुक्तिबोध की अन्य रचना भी देख लेते हैं इसी में। नए साहित्य का सौंदर्य साथ, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य कविता, समीक्षा और समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, इनका इम्पोर्टेंट आता है एक साहित्य की डायरी। 78 नंबर क्वेश्चन है, कूट आ गया है कि अब मिलान कीजिए क्या है। देखिए पूछा है कि भारत दूरदर्शन क्या है, श्री चंद्रावली क्या है, विशस्य विस्मौषधम क्या, अंधेर नगरी क्या है। तो हम पढ़ते हैं भारत दूरदर्शन क्या होगा, नाट्य रासक होगा। चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौषधम भार नाटक, अंधेर नगरी प्रहसन है। तो 4 उसके बाद 3 फिर 2 और 1, 4 3 2 1 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत दूरदर्शन, इसमें नाट्य रासक, चंद्रावली नाटिका और विशस्य विस्मौषधम भार और अंधेर नगरी प्रहसन है। चलिए जन्म वर्ष के अनुसार सही विकल्प चुनना है। जन्म वर्ष के अनुसार सही विकल्प चुनिए। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। और ई ऑप्शन है, सी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगी। बालकृष्ण भट्ट का पहले जन्म हुआ था 1850 में, इनका जन्म हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं क्या है। देखिए बालकृष्ण भट्ट का 1884, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने बताया था 50 में हुआ था, प्रेमघन 55 में आ गए थे, राधाचरण गोस्वामी 65 में आ गया था, 56 में आ गए थे वो प्रताप नारायण मिश्र जी आ गए थे। चलिए आगे 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 80 नंबर कूट है, मैला आंचल में पात्र का मिलान करना है। यहाँ पे मैला आंचल में कौन है, नदी के द्वीप में कौन है, गोदान में कौन है और झूठा सच में कौन है। तो नदी के द्वीप में डॉक्टर भुवन जी हैं और मैला आंचल गोदान में अमरपाल सिंह जी हैं और झूठा सच में प्राणनाथ होंगे और हरगौरी सिंह मैला आंचल में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे मैला आंचल हरगौरी सिंह जी, नदी के बीच डॉक्टर भुवन सिंह बताए, अमरपाल जी गोदान में आ जाएंगे, झूठा सच प्राणनाथ सिंह जी आ जाएंगे।
चलिए, अब आदिकाल को आदिकाल किसने बोला? तो आदिकाल को आदिकाल किसने बोला? राम कुमार वर्मा ने जी ने बोला। ऑप्शन ए है, बी है हजारी जी ने बोला, सी है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, डी है कि सबने बोला और कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद जी ने आदिकाल को आदिकाल बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे चारणकाचार्य ग्रियर्सन जी ने बोला आरंभिक काल मिश्र बंधु ने आरंभिक और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु गणपति जी ने प्रारंभिक काल कहा था। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। और बीज वपन काल महावीर प्रसाद जी ने, सिंध सामंत काल और राहुल संस्कृत्यायन जी ने बोला है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, आधार काल सुमन राजे ने बोला है। ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आशा जीवे जग मरै, लोग मरै मरी जाई, सोई मुँहे धन संचय, सो उबरै जे खाई। तो किसकी पंक्ति है, किस कवि की ये पंक्तियाँ मानी जाएंगी? तो रहीमदास जी की है कि रविदास जी की है? रहीमदास जी की, रविदास जी की कि गरीबदास जी की है? क्योंकि में से एक से अधिक है नन। तो यहाँ ये पंक्तियाँ किसी की नहीं है। चलिए देखते हैं किसकी पंक्ति है ये पंक्ति है कबीरदास जी की कि आशा जीवे जग मरै, लोग मरै मरी जाय, सोई मुँहे धन संचय, सो उबरै जे खाई। यहाँ कबीरदास जी की ये पंक्ति है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से बोला है? ए श्रृंगार काल, बी रीति काल, सी अलंकृत काल, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा काल उत्तर मध्य काल को किस काल से बोला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे श्रृंगार काल इन्होंने बोला है। देखिए श्रृंगार काल यहाँ पे उन्होंने दिया है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल बोला है, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल बोला है। अगला क्वेश्चन है कि फीकी पैनी की 84 नंबर क्वेश्चन है कि फीकी पैनी की लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। ये किसकी पंक्ति है पूछा है? ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है रहीमदास जी की है, बी है बृंद जी की है, सी है कबीर जी की है कि डी है कि एक से अधिक। कौन सी यह किसकी है? फीकी पैनी की लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। तो ये बृंद कवि की है। किसकी है? बृंद कवि की ये रचना है। बृंद कवि की ये रचना है। ये उनकी काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। बृंद जी की एक प्रमुख रचनाएं भी देखते चलते। पवन पच्चीसी, यमक संचयी, भाव पंचासी का, श्रृंगार शिक्षा। अगला रचना है कि मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? मेड़ तोड़ दी। तो उदय शंकर भट्ट जी की है, बी ऑप्शन राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मेड़ तोड़ दी के लेखक ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोकवन, प्रलय के मंच, कावेरी में कमल, बलहीन नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, स्वर्ग में विप्लव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र की ये रचना है, मेड़ तोड़ दी। इनका अशोक वन भी है, इनकी रचना है। अशोक वन भी है, प्रलय के मंच भी है, कावेरी में कमल, बलहीन नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव। रामदृष्ण मिश्र को 1999 में प्रकाशित साक्षात्कार है। 1999 कौन सा उनका प्रकाशित साक्षात्कार है, यही पता लगाना है कि कौन सा उनका प्रकाशित। कहरना ना होगा, गांव के मन में से रूबरू, अंतरंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा 1999 छपा था इनका? तो ये
अंतरंग जो है 1999 में इनका निकला था। इनका है अन्य मेरे साक्षात्कार संवाद यात्रा, जबकि कहना ना नामवर सिंह द्वारा लिखित साक्षात्कार है। कहना ना होगा, नामवर सिंह द्वारा लिखित साक्षात्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की है, कि राम नरेश त्रिपाठी जी की, सुभद्रा जी की है, कि वित्त में से एक से अधिक। किसकी ये काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ किसी की नहीं है, ये काव्य पंक्तियाँ सोहनलाल द्विवेदी जी की है, कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी की ये गांधी शीर्षक से उद्धृत है। उपयुक्त विकल्प में ई विकल्प जो होता है वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला मनु भंडारी का काव्य संग्रह इसमें से नहीं है। मैं हार गई यही सहज है, लंदन की एक रात, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा ये कथन है, कौन सा जो है कहानी संग्रह इनका नहीं है? तो लंदन की एक रात मनु भंडारी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मनु भंडारी का लंदन की एक रात नहीं है। निर्मल वर्मा का लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। इसके अलावा निर्मल वर्मा की एक और है, मतलब अन्य कहानियाँ भी है। देखिए जलती झाड़ी में, पिछली गर्मियों में, बीच बहस परिंदे, जबकि मैं हार गई यही सच कहानी संग्रह मनु भंडारी जी का है। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्या है चलते हैं देखते हैं क्या है। देखिए उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़की का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय में किस लेखक ने कहा है? तो ये किस लेखक के, कौन से लेखक ने किसके विषय में कहा था? मोहन राकेश जी ने कहा था कि यशपाल जी ने, चित्रा मुग्दल जी ने, में से एक से अधिक? या तो मोहन राकेश जी की ये कही हुई पंक्ति है, लिखी हुई उनकी ये पंक्ति है। इनका मवाली नामक कहानी से हम समझ गए थे, जब मवाली दिखा तो मवाली नामक कहानी से ये उद्धृत है। तो किसान के खंडहर, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये किसका है? मोहन राकेश का। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हरिशंकर प्रसाद की कौन सी व्यंग रचना है? रेशमी टाई है, सुंदर कली है, बैठे ठाले हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन नन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि व्यंग रचना मानी जाती है हरिशंकर प्रसाई की? तो इसमें से कोई नहीं है हरिशंकर प्रसाई की व्यंग रचना। हरिशंकर प्रसाई की व्यंग रचना है प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते, सदाचार का ताबी, शिकायत मुझे भी है, थिरथुरता का गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, जबकि रेशमी टाई राम कुमार वर्मा का एकांकी है। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख का सामान्य अनुभूति भरने के लिए एक जगह होती। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल के चिंतामणि की किस निबंध से प्रारंभिक रूप से लिया गया है? कौन सा ये निबंध से लिया गया? ऑप्शन ए है कविता क्या है, ऑप्शन बी है भाव या मनोविकार, सी करुणा, और डी ऑप्शन एक से अधिक। तो ये कवि के चिंतामणि के निबंध भाव या मनोविकार से लिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारायण दास ने मुझसे कहा, 92 नंबर क्वेश्चन है कि नारायण दास ने मुझसे कहा यह सब चीज़ टके से मिलती, मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है? यह कौन सी नगरी है? कौन सा राजा है जहाँ टके सेर में भाजी और टके सेर ही खाजा है? उपयुक्त कथन भारतीय
हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के किस पात्र से है? तो यह कौन सा पात्र बोलता है? नारायण दास बोलता है, बी कोतवाल बोलता है, किसी गरेड़िया बोलता है कि डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो कौन कौन यह बोलता है? तो उपयुक्त में से एक यह कथन महंत जी बोलते हैं नारायण दास से कि यहाँ सब टके शेर हाजी टके शेर खाजा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई जो है सही है। कथन महंत जी नारायण दास से बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। यह कथन किस नाट्यकृति के प्रथम अंक से? अंधी गली से है कि आधे अधूरे से कि लहरों के राजहंस से, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन है लहरों की राजहंस में है। पर्दा उठने पे तो यह बोला जाता है कि धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। मोहन राकेश की लहरों के राजहंस लेकर मोहन राकेश, इनका जबकि आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, और अंधी गली जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी की अंधी गली है। कमलेश्वर की पूछा है कि इसमें कमलेश्वर की कौन सी कहानी नहीं है? दोपहर का भोजन नहीं है, गर्मियों का दिन नहीं है, दोपहर का भोजन नहीं है, गर्मियों का दिन नहीं है, नीली झील नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोपहर का भोजन जो नहीं है ये अमरकांत की रचना है। दोपहर का भोजन ये अमरकांत की रचना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है। गंगा के पार झूसी के खंडहर, उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। मैं भी तो आश्चर्य की बात है। उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र की संस्मरण का अंश है। तो ये महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र के कौन से संस्मरण का अंश है? रामा है, भाभी है, घीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है और कोई नहीं। तो ये ऑप्शन घीसा संस्मरण से अतीत के चलचित्र घीसा का अंश है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का पहला संकलन है 1941 में। इस कृति पर 11 रचनाएं संकलित हैं। अतीत के चलचित्र में इनमें सर्वहारा वर्ग की झांकी प्रस्तुत है। इसमें रामा एक विधवा युवती है, बिंदा, साबिया, बिट्टो, अनाहुत की माँ, घीसा, आलूपी, बदलू, राधिया, लक्ष्मा रेखा चित्र को खींचा गया है। आषाढ़ का पहला दिन, ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासर वर्षा, दूर दूर की उपत्यकाएं भीग गई हैं। और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। फिर संवाद मोहन राकेश के आषाढ़ का दिन में किसका है? ये संवाद कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है अंबिका करती है, रंगिणी करती है, संगिनी करती है, उपयुक्त एक से अधिक और नन। कौन करता है? तो उपयुक्त में से ये मल्लिका करती है, अपनी माँ से, अंबिका से करती है कि माँ आषाढ़ का पहला दिन ऐसी वर्षा है, माँ की धराशार वर्षा, दूर दूर की उपत्यकाएं भीग गई, मैं भी तो भीग गई। यह संवाद मल्लिका अपनी माँ अंबिका से करती। आषाढ़ का एक दिन नाटक प्रमुख अंबिका, मल्लिका, कालिदास, तंतुल, मातुल, बिलूम, प्रियम गुंजरी इत्यादि हैं। नए समीक्षा नए संदर्भ के लेखक आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो नए समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति किसकी है? रामविलास शर्मा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है नगेंद्र जी, सी है नंदुलाल वाजपेयी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह नए समीक्षा नए संदर्भ के लेखक नगेंद्र जी माने जाते। ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि नए समीक्षा और नए संदर्भ का डॉक्टर नगेंद्र जी है। डॉक्टर नगेंद्र की और भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। नगेंद्र का आलोचनात्मक कृतियां साकेत, एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी नाटक।
98 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते चलते हैं क्या 98 नंबर है। पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण की पुस्तक में क्या लिखा था? इन कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण। ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है नन। तो ऑप्शन यहाँ पे नन वाला ऑप्शन, इनका हिंदी केवल हिंदी व्याकरण है, कामता प्रसाद जी का हिंदी व्याकरण केवल है, जो नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग से प्रकाशित हुआ था। भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान की पुस्तक कौन सा है? तो सी ऑप्शन यहाँ भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी जी का है। इनका प्रमुख ग्रंथ भी है भोलानाथ तिवारी जी, हिंदी भाषा की संरचना, कोश रचना, साहित्य समालोचन, परिभाषित शब्दावली। 100 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा? इसमें छांटना है कि कौन सा उच्छिष्ट व्यंजन है। तो झ है, ढ़ है, ड़ है कि एक से अधिक है कि कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए उच्छिष्ट व्यंजन ड़ और ढ़ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का चयन कीजिए। तद्धित प्रत्यय का चयन करना है। खटिया, खाट, गाना, गायक, भुलक्कड़, भूलना, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे खटिया जो है वो ईया प्रत्यय, खाट प्लस ईया प्रत्यय तद्धित प्रत्यय यहाँ पे है। भुलक्कड़ में, गायक में यहाँ पे तथा भुलक्कड़ में कृत प्रत्यय है। संकर शब्द इसमें कौन सा है? अंजलि है, कन्हैया है, सुथनी है कि एक से अधिक है कि उपयुक्त में से? यहाँ पे कोई भी संकर शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है तो वहाँ पे संकर शब्द आते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद करिए कि नमस्ते में क्या संधि विच्छेद? न प्लस मस्ते, नमः स प्लस अस्ते, नमः प्लस अस्ते कि उपयुक्त एक से अधिक की उपकन्नन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा? तो ई ऑप्शन यहाँ पर नमः दंते नमस्ते होता है, नमः दंते नमस्ते होगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही होगा, नमः और ते सही होगा। विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है विसर्ग संधि। चयन में कौन सा संधि? यड़ संधि है कि अयादि संधि है, अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है? ऑप्शन डी एक से अधिक और उपयुक्त में से कौन सा संधि है चयन में? चयन में अयादि संधि है। चे प्लस अन मिलकर चयन होता है। नियम क्या है इसका अयादि संधि का? देखते हैं। ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अ हो जाता है, ऐ का आ और ओ का अ हो जाता है और का औ का आ हो जाता है। अयादि संधि का नियम है ये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ उदाहरण भी है। नयन ने प्लस अन, शयन से प्लस अन, पवन पो प्लस अन, पावन में प प्लस अगर पावन होगा तो प प्लस अन हो जाएगा। और नायक नए प्लस है, गायक का गै प्लस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन ऑप्शन ए है द्वंद्व समास है, बी है कर्मधार है, सी है द्विगु समास है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा क्योंकि त्रिलोचन है, त्रिलोचन महादेव को बोला जाता है। त्रिलोचन किसे बोला जाता है? महादेव जी को बोला जाता है त्रिलोचन। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास होगा। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ लगा रहे हैं तो ये कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध आएगा? तो ये पदबंध विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक बार पढ़ते चलते। पदबंध
हरदेव बाहरी जी ने पदबंध परिभाषा इस प्रकार: वाक्य में उस भाग में एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ है, किंतु पूरा जब अर्थ नहीं दे तो पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। इनको पदबंध या वाक्यांश बोलते हैं। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध। जैसे नाली में बहता पानी, किलो भर आटा, कुल 4 आदमी, शेर के समान बलवान आदमी। तो यहाँ पे विशेषण पदबंध है। इंटरनेशनल के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए कि इंटरनेशनल के लिए कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय, बी है अंतर्राष्ट्रीय, सी है अंतर्राष्ट्रीय और डी है एक से अधिक, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध विकल्प ई ऑप्शन है। इंटरनेशनल के लिए हिंदी में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतर्राष्ट्रीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये सही है। सेना का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? मतंग होता है कि दल होता है कि कटक होता है कि उपयुक्त में से एक? तो सेना का कटक होता है। और पर्यायवाची: सैन्य, फौज, वाहिनी, लश्कर, अनाकिनी, मतंग, हाथी का पर्यायवाची होता है। और दल में दल किसका होता है? दल पर का पर्याय समूह, गिरोह, गुट, संघ, जत्था। जत्था भी दल का पर्यायवाची। आसन का अर्थ है भोजन और आसन का अर्थ है क्या होगा? तो बैठक होगा, सरल होगा, सीधा होगा। बैठक होगा, सरल होगा। ऑप्शन सी सीधा होगा। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आसन का अर्थ होता है फेंकना या चलाना। क्या होगा? फेंकना या चलाना। एक भोजन, एक फेंकना या चलाना। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है। भाववाच्य निकालना है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ऑप्शन ए है। बी है लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता है। सी है नौकर घर की सफाई करेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है नन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो हो जाएगा, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, ये भाववाच्य में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं, जिससे क्रिया का भाव की प्रधानता हो। भाव की प्रधानता, जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, धूप में चला भी नहीं जाता, ये सब क्या दर्शाते हैं? भाववाच्य को दर्शाते हैं। चलिए शुद्ध है। आज रविवार का दिन है। सोनी मोनी ऋतु आएंगी और वह सोनी मोनी ऋतु आएंगी। सफ़ेद घोड़ा दौड़ने ले गया और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ई जो है वह सही है। यहाँ पे कोई भी शुद्ध नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या है। अगला है संयुक्त वाक्य है। माधवी और संयुक्त वाक्य इसमें चयन करना। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही। तुम्हें पढ़ना सीख कर अपना काम पूरा कर लिया। मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। और उपयुक्त एक से अधिक, उपयुक्त में से संयुक्त वाक्य में और चिन्ह जहाँ पे दिखे वो संयुक्त वाक्य है। मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे। इसमें माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही, दोनों मधुर गीत गा रही हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर तुम लिख रहे हो और मैं हंस रहा हूँ। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक हो उसे संयुक्त वाक्य, जहाँ पे साधारण और मिश्र दोनों हो वहाँ पे संयोजक हो वहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है? कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है? तो ऑप्शन ए है तुम यहाँ आओ, वह घर जाता है, वह सड़क पर क्यों खड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, ये संयुक्त वाक्य क्रिया का प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
जिससे संयुक्त क्रिया में रुआ घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। इन वाक्यों में का रोने लगा पहुंच गए संयुक्त क्रियाएं हैं। थाली का बैगन मुहावरे का यहाँ पे अर्थ बताना है कि थाली के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सब्जी बनाने की तैयारी, बी है कटने की स्थिति, अस्थिर विचार, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा आप सब बताओ। तो अस्थिर विचार वाला, सिद्धांतहीन विचार वाला, सिद्धांतहीन विचार वाला भी बोलते हैं। थाली का बैगन, तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, सस्ते काम करना, तालू से जीभ ना लगना, बोलते रहना, दमड़ी के 3 होना, सस्ते होना, ढाई घड़ी की आना, अचानक मर जाना। चलिए और देखते हैं क्या है। लोकोक्तियों के प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्तियाँ जब हम करते हैं तो कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन, पहला है लिंग है, बी ऑप्शन वचन, सी क्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो यह सबका परिवर्तन होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। रा किस विभक्ति कारक का चिन्ह है। रा है किस विभक्ति कारक का चिन्ह है। तो कर्म का है, करण का है, अपादान का, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो रा जो है वो इसमें से कोई नहीं है। रा जो है वह संबंध कारक का चिन्ह है। काकी के रारी रे में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए हजी ओ अरे इत्यादि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परिभाषित शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम पहले आता है। परिभाषावादी, संस्कृतवादी, सी ऑप्शन अंग्रेजीवादी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। बताइए कौन सा परिभाषित शब्द निर्माण सिद्धांत में सामने नहीं आया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे परिभाषावादी सिद्धांत सामने नहीं आता, जबकि संस्कृत, अंग्रेजी और राष्ट्रीयवादी जैसे सिद्धांत विवेचन परिभाषित शब्दावली निर्माण में किया जाता है। कंप्यूटर के लिए वर्तनी शुद्ध बताइए, कौन सा कंप्यूटर के लिए वर्तनी शुद्ध है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कंप्यूटर। चलिए नूतन ब्रह्मचारी आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन आरंभ कौन से प्रकाशन में किस पत्रिका से हुआ था। ऑप्शन ए है बाला बोधिनी, सी बी है ब्राह्मण, सी है हिंदी प्रदीप, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप में नूतन ब्रह्मचारी का हुआ था। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका मानी जाती है। देखिए अगला नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाप्राणीकरण संधि है। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है। दुर्बल में है, ऑप्शन ए है, निषेध में है, कभी में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। कौन सा है। तो सी वाला ऑप्शन जो है, कभी में महाप्राणीकरण संधि हुआ है हिंदी का। चलिए एक बार देखते हैं क्या है इसमें, एक बार बॉक्स वाला। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि कभी है जब अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाए, इस प्रक्रिया में महाप्राणीकरण कहते हैं। वाष्पन, भास, घर, गह, घर, हस्त, हाथ। चलिए अब TRE 2 में 11-12 में जो पूछे गए क्वेश्चन का कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।